गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 7th क्लास हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर दैट इज न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। पहली वीडियो में हमने देखा था कि एमर्जेंस ऑफ डायनेस्टीज कैसे हुआ ना, किंग्स का कैसे हुआ। फिर हमने उनका एडमिनिस्ट्रेशन जानने की कोशिश की और थर्ड में हमने प्रशस्तीज और लैंड ग्रांट्स को हमने समझने की कोशिश की। आज का जो हमारा ये टॉपिक है प्यारे बच्चों, दैट इज वॉरफेयर फॉर वेल्थ। प्यारे बच्चों, पहले आपको पता है कि युद्ध बहुत होते थे आपस में अपना एरिया बढ़ाने के लिए या पैसे के लिए। तो आप सभी जानते हैं, जैसा हमने चैप्टर शुरू होते ही जो मैप देखा था, इस मैप में जैसे आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, जो ये चौहान्स हैं राजस्थान वाले एरिया में है ना, फिर गुर्जरा प्रतिहारा हैं, ये अपना मिक्स स्टेट्स हैं जो आज के, पालाज इधर बंगाल की तरफ है, राष्ट्रकूटा इधर ये कर्नाटक और महाराष्ट्र की तरफ है। तो इनके अपने स्पेसिफिक एरियाज हैं, है ना, स्पेसिफिक एरियाज हैं। लेकिन ये अब अपने स्पेसिफिक एरिया में ऐसा तो है नहीं कि भी हमेशा से ऐसे रहे होंगे। इन्होंने दूसरे एरिया में के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, उनको अपने अंदर एनेक्स करने के लिए इन्होंने काफी युद्ध भी लड़े होंगे। तो ऐसा ही एक कन्नौज जिला है यूपी में। मैं आपको उसकी लोकेशन भी दिखाता हूँ, कानपुर के वो नॉर्थ वेस्ट में है, ताकि आप उसको समझ सकें। ये हमारा लेटेस्ट मैप है, दिस इज, आप देख रहे हैं लद्दाख एंड जम्मू। ये हमारा यूपी है, यूपी में लखनऊ के जब आप यहाँ लखनऊ के अगर आप वेस्ट में देखेंगे, कन्नौज जिला है ना, कानपुर के नॉर्थ वेस्ट में और उसके वेस्ट में। तो प्यारे बच्चों, जो कन्नौज है ये गंगा वैली में है और काफी उपजाऊ और काफी इसके एडमिनिस्ट्रेटिव फायदे थे। तो इसके लिए 3 डायनेस्टीज में आपस में युद्ध चलता रहा एक लंबे समय तक कि कन्नौज के ऊपर हमारा अधिकार हो। तो वो कौन कौन सी 3 डायनेस्टीज थी? GPR यानी कि गुर्जरा प्रतिहारा, पालास एंड राष्ट्रकूटाज। अब अगर आप इनकी लोकेशन देखेंगे, गुर्जरा प्रतिहारा सबसे नजदीक है कन्नौज के, पालाज इधर है और इधर राष्ट्रकूटाज है। तो इनके बीच में एक लंबा युद्ध चला है ना, कि भाई किसका कंट्रोल हो कन्नौज के ऊपर। तो हिस्टोरियंस ने, क्योंकि यहाँ पे 3 डायनेस्टीज आपस में लड़ रही थी, तो 3 पार्टीज भी कह सकते हैं हम उसको ना, 3 पार्टीज। तो हिस्टोरियंस ने इस कन्फ्लिक्ट को नाम दिया गया ट्रीपार्टाइट, है ना। 3 पार्टीज से ट्री यानी कि 3 पार्टाइट यानी कि पार्टीज, 3 पार्टीज के बीच में एक लंबा युद्ध। किसको अपने अंडर में करने के लिए, कौन से एरिया को? कन्नौज को। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका एक टॉपिक जो जिसमें हमने ट्रीपार्टाइट को समझा और कन्नौज की हमने एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने की कोशिश की। अब आपको, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि राजा या महाराजा धीराज जब भी ये अपनी इनको पावर शो करनी होती थी, तो ये बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते थे या फोर्ट्स बनाते थे। तो जो टेम्पल्स हैं उनके अंदर बहुत भरपूर पैसा, उनको बहुत सजाया जाता था, तो ये उनकी एक पावर को शो करता था। तो जब एक किंगडम दूसरे किंगडम पर अटैक करता था, तो वो उसका टारगेट क्या होता था? जो उसकी पावर यानी कि जो टेम्पल है उसके ऊपर अटैक किया जाए। ठीक है, और वो जो टेम्पल्स के अंदर काफी वहां पे हीरे मोती जवाहरात होते थे, जो वो लूट कर भी ले जाते थे। तो ऐसा ही आप एक उदाहरण देखेंगे महमूद ऑफ गजनी के बारे में। तो प्यारे बच्चों, लास्ट टेम्पल टू शो पावर, सो इन वॉर अटैक ऑन टेम्पल्स ओनली। ठीक है, आई होप कि आप रिलेट कर पाए होंगे पहली वाली वीडियो से इसको भी। तो सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, ये बेटा अफगानिस्तान से थे। अफगानिस्तान आप सबको पता है, काबुल उसकी कैपिटल है। पाकिस्तान से थोड़ा और साइड में, दिस इज प्यारा भारत, ये पाकिस्तान और दिस इज अफगानिस्तान, है ना। तो ये जो अफगानिस्तान है, यहाँ से थे महमूद ऑफ गजनी। गजनी के वो थे, इसलिए उनको गजनी बोला जाता है। इनका जो पूरा रूल था वो 1997 से लेकर 1030 तक था, है ना। तो आप एरिया टाइम्स का समझ रहे हैं, यानी कि आज के ठीक 10 साल बाद तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? 2030। प्यारे बच्चों, आप ये अभी एकदम नहीं इसको आप याद कर पाएंगे, मैं इसको स्लोली वी विल लर्न। लेकिन आपको क्या याद रखना है महमूद ऑफ गजनी में कि 1030 तक उसने शासन किया 1997 से। वो अगर आपको याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं। तो अभी हम 2030 जब आएगा तो उसमें 1000 साल महमूद ऑफ गजनी को हो जाएंगे। तो हम यहां से कहीं ना कहीं उसका एंड पीरियड हम याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको समझना बहुत जरूरी है, गजनी को। अब ये जो गजनी है प्यारे बच्चे, इसका जो एरिया था, राइट, जहां पर इसका कंट्रोल था, ये काफी एक
हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा नाम है। तो ये जो सेंट्रल एशिया है, इस एरिया को सेंट्रल एशिया बोलते हैं, है ना। ये पूरा एशिया यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम देखते हैं तो ये वाला एरिया कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया आता है। तो ईरान भी इसके अंडर में था, अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान का ये वाला मतलब इंडिया का भी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इधर वाला, इवन सम पार्ट ऑफ पंजाब ऑल्सो, राइट। तो ये वाला इसका एरिया था अगर हम एरिया की बात करें गजनी की। इसने लगभग हर साल भारत के ऊपर अटैक किया, और जैसे कि मैंने बताया मंदिर के ऊपर अटैक, तो इसने सोमनाथ का मंदिर जो गुजरात में है उसको लगभग, और उसके अंदर इतना हीरा जवाहरात और इतना पैसा था, वो हर साल मतलब इतना पैसा लूट के लेके जाता था। और फिर भी मतलब, और हाँ, जो भी सोमनाथ से उसने पैसा लूटा वो उसने उससे एक स्प्लेंडेड यानी शानदार एक सिटी का, मतलब जो उसकी कैपिटल सिटी थी दैट इज गजनी। मैंने बताया ना वो गजनी से थे, इसने उनको महमूद ऑफ गजनी बोलते हैं। तो गजनी जो है उनकी घुरिद जिस डायनेस्टी से थे उसकी वो राजधानी थी गजनी। तो वो पैसा, सारा पैसा उसने गजनी को बहुत ही स्प्लेंडेड, जानदार, एक मतलब बेहतरीन उसको सजाया, इसको गजनी को। तो ईरान, अफगानिस्तान, रायन हमने देखा इसका, ईरान सेंट्रल एशिया, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसमें पंजाब वाला एरिया भी आ गया। रेडेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, है ना। वेल्दी टेम्पल्स, और वेल्दी टेम्पल्स में अटैक करता था, जिसका एक एग्जाम्पल है सोमनाथ का मंदिर जो कि गुजरात में है। प्लंडर फ्रॉम हेयर एंड स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी। उस लूट से उसने गजनी जो शहर था, जो उनकी कैपिटल थी, उसको उसने एक बहुत ही शानदार बनाया, ठीक है। तो महमूद ऑफ गजनी ने अटैक किया सोमनाथ के मंदिर पे जो गुजरात में, और वहां से बहुत सारा पैसा लूटा, और अफगानिस्तान के गजनी शहर को उसने एक बहुत ही शानदार रूप दिया। तो ये जो व्यक्ति था, जो गजनी था प्यारे बच्चों, ये जिस भी जगह को, ये मतलब बड़ा इंटेलेक्चुअल, बहुत ही, आप इसको जब इसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही ना एक यूनिक, मतलब कुछ इसके अंदर क्वालिटीज भी थी। जिस भी एरिया को ये अपने अंडर में कंट्रोल करता था, जिस भी नए किंगडम को, तो वो साथ में ना वहां के लोगों की मेंटेलिटी, उनको समझने की, उनका क्या धर्म है, क्या उनकी जातियां हैं, कैसे वो बटे हुए, तो उसको समझने के लिए भी वो बहुत ही प्रयत्नशील रहता था। फॉन्ड ऑफ टू नो अबाउट द पीपल ही कॉन्कर्ड, जो उसने जीते हैं उन पीपल, उनकी चीजों को भी वो जानने में बड़ा इच्छुक रहता था, जिसके कारण वो मतलब इसका एक हमें पॉजिटिव साइड भी देख सकते हैं। उसके बाद वो अपने डिसीजंस वगैरह लेता था अकॉर्डिंग टू दैट। तो इनके जैसे हम देखते हैं कि हर एक राजा महाराजा धीराज या बड़े सुल्तान के पास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखता है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल एल बेरूनी जो है प्यारे बच्चों, वैसे ये उज्बेकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। उज्बेकिस्तान जो है आपको मैं अभी दिखाता हूँ। उज्बेकिस्तान आप ये देख रहे हैं, दिस इज, ये हमारा प्यारा भारत है ना। तो यहाँ पर आप ये अफगानिस्तान के ऊपर उज्बेकिस्तान देख पा रहे होंगे, दिस इज उज्बेकिस्तान, ठीक है। ताशकंद, उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद। और उज्बेकिस्तान वो जगह है प्यारे बच्चों जहाँ पे हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, पहले ऐसे वो प्रधानमंत्री हैं भारत के और आखिरी जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई है, और वो कहां पर हुई है? उज्बेकिस्तान, ताशकंद में। तो आप देखेंगे ये जो एल बेरूनी है, इसका जन्म कहां हुआ था? उज्बेकिस्तान में, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान अभी है उज्बेकिस्तान, उस समय वो सारा का सारा किसके अंडर में था? महमूद ऑफ गजनी के अंडर में था। तो ये जो व्यक्ति था, इसने संस्कृत के स्कॉलर्स के साथ मिलकर इसने एक किताब लिखी, किताब उल हिंद, यानी हिंद के लोगों के बारे में उनकी जो भी, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया आपकी बुक में भी आपको बताने की कोशिश की है कि जो महमूद ऑफ गजनी था वो लोगों जिनको भी वो जीत रहा है उनको भी वो जानने की इच्छा रखता था। तो इस वजह से जो एल बेरूनी था ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति था ये एल बेरूनी। ये सिर्फ मतलब लिखने में या एज ए हिस्टोरियन नहीं है, एस्ट्रोनॉमिकल भी है, मैथमेटिक्स में भी इसने काफी कुछ काम किया हुआ है। तो ही वॉज अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी। तो एल बेरूनी ने जो किताब लिखी वो कौन सी लिखी? किताब अल हिंद, है ना। आपको दो किताबें यहाँ पे जो बहुत जरूरी है याद रखनी है, एक तो ये और दूसरी कलहन ने जो लिखी थी राज तरंगनी, जो कश्मीर के किंग्स के बारे में बताती है। इसके अलावा भी है एक दो जो हम देखेंगे, लेकिन अभी नहीं, वो अभी लास्ट वाले टॉपिक में आप देखेंगे। तो फॉन्ड ऑफ टू नो अबाउट द पीपल ही कॉन्कर्ड, अल बेरूनी किताब अल हिंद इन्होंने लिखी। कौन सी लैंग्वेज में लिखी? अरब लैंग्वेज में। जैसे
जो राज तरंगिणी है वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में एक लॉन्ग पोएम थी, लेकिन ये क्या है? अरब लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है। ही वॉज फ्रॉम अरब। इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर हिस्टोरियंस, और जो ये लिखा हुआ है जैसे प्रशस्तीज होती हैं उनको इंपॉर्टेंट रिसोर्स नहीं माना जाता है जो आज हिस्टोरियंस जो उसको स्टडी करते हैं, लेकिन किताब अल हिंद के बारे में जब भी मतलब उसको पढ़कर जो हिस्टोरियंस हैं उससे उनको काफी कुछ मतलब नॉलेज मिलती है, क्योंकि वो एक ट्रस्ट वर्दी है, वो किसी की प्रेज में नहीं बोला गया है, राइट, क्योंकि वो बाहर से थे, उन्होंने जो देखा वैसा ही उन्होंने विवरण किया। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है फॉर हिस्टोरियंस, राइट। तो ये था आपका महमूद ऑफ गजनी के बारे में ना। महमूद ऑफ गजनी के बारे में हमने देखा 1997 से लेकर ये अफगानिस्तान से थे, और 1997 से लेकर 1030 तक इनका शासन रहा। और ये मतलब इनका एरिया हमने देखा कि कहां तक ईरान और हमारा भारत तक इसका एरिया था, और इसने जो है सोमनाथ के टेम्पल के ऊपर अटैक किया और काफी वहां से पैसा लूटा, और उससे इन्हें अपना कैपिटल सिटी गजनी को एक बहुत ही शानदार बनाया। ये जिस भी जगह पे जाता था वहां के लोगों को समझने के लिए ये कोशिश करता था, प्रयत्नशील रहता था। इसके साथ में इनकी कोर्ट में, या कोर्ट यानी कि इनके जो मेन लोग हैं इनके गवर्नमेंट में या इनके मिनिस्ट्री में, एक व्यक्ति थे अल बेरूनी, जिन्होंने किताब लिखी किताब उल हिंद, राइट। उसमें इन संस्कृत के जो स्कॉलर्स थे उनकी भी काफी हेल्प ली, और इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जाता है, ठीक है। तो हम ये आपका महमूद ऑफ गजनी और ये अबाउट अल बेरूनी ये हमने देखा। अब हम लास्ट वाला जो क्वेश्चन है जो आपका हम देखने जा रहे हैं, ये चाहमनाज के बारे में। प्यारे बच्चों, चाहमनाज की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि सी से हमने नॉर्थ वाला याद करना है, सी फॉर चाहमनाज, इनको चौहान्स बोलते हैं, और नीचे चोला, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा गुर्जरा प्रतिहारा GPR, ठीक है, GPR। एक तो GPS सिस्टम होता है, लेकिन हम कैसे याद रखेंगे? GPR, और ऊपर भी सी और नीचे भी सी, राजस्थान वाले एरिया में चौहान। तो अब हम चौहान्स के बारे में देखेंगे कि ये क्या है। इनको पहले बोलते थे चाहमनाज, राइट। तो ये जो चाहमनाज हैं ये भी एक तरीके से मतलब काफी युद्ध मतलब लड़ते रहे हैं। तो इनमें जो फेमस जो इनका मतलब अगर चौहान्स में देखा जाए तो जो सबसे फेमस रूलर रहा है वो है पृथ्वीराज III या पृथ्वीराज चौहान जिनको बोलते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, जो इनका एरिया रहा है वो दिल्ली से अजमेर के बीच में रहा है। कहां से कहां के बीच में रहा है? दिल्ली से अजमेर कहां है? राजस्थान में, है ना। तो काइंड ऑफ जब आप इनकी लोकेशन आप इसमें देखेंगे तो इट्स नॉट एज टूडेज मैप, तो ये थोड़ा सा हम इसको रेंडमली, लेकिन जो मेनली है राजस्थान वाला एरिया है। अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे प्यारे बच्चों कि हर कोई अपना एरिया बढ़ाने के लिए एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे थे। तो चाहमनाज, जिनको बाद में चौहान्स भी बोला जाने लगा, और जिसमें सबसे फेमस है पृथ्वीराज चौहान। तो ये अपना एरिया जब एक्सटेंड कर रहे थे तो इनको साउथ से, यानी कि अगर हम ये राजस्थान है, ये यहाँ पे चौहान्स हैं, इसके जो यहाँ पर साउथ में या जो ईस्ट वेस्ट साइड में है, तो यहाँ पे चालुक्याज ने इनको स्टॉप कर दिया, यानी कि चालुक्या भी अपने आप में मतलब अपनी टेरिटरी को सेव कर रहे थे और एक्सटेंड करने की कोशिश में थे। तो यहाँ पे इन्होंने रोक लिया। और यहाँ पे गाहड़ावालाज भी एक डायनेस्टी है जो यूपी की तरफ जब इन्होंने एक्सटेंड किया तो वेस्टर्न यूपी है ना, क्योंकि ये पूरा यूपी है तो ईस्ट वेस्ट ये वाला जो एरिया नहीं वेस्टर्न यूपी है, यहाँ पे किन्होंने रोका इनको चौहान्स को? गाहड़ावालाज ने। ये 1 2 3, राइट। तो ये आपकी बुक में जैसे कि बताया गया है कि उनको किसने रोका अपने एरिया को एक्सटेंड करने के लिए, राइट। तो अब हम देखेंगे द बेस्ट नॉन चाहमनाज रूलर वाज पृथ्वीराज III। उनका जो जन्म हुआ वो 1168 से लेकर 1192 में उनकी मृत्यु हो गई। प्यारे बच्चों, अब आपके जो चैप्टर में एक ट्विस्ट आएगा, यहाँ पे आप एक वर्ड सुनेंगे, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। अब यहाँ पे जो पृथ्वीराज चौहान है, ऐसा कहा जाता है कि 1191 में 1100 यानी कि हम 12th सेंचुरी में आ गए, तराई का एक युद्ध हुआ था। तराई एक जगह है नीलोखेड़ी करनाल हरियाणा में, वहां पर एक युद्ध हुआ था। वहां पर इन्होंने जो गौरी हैं उनको हराया था, मोहम्मद गौरी को। लेकिन उसी के अगले साल यानी कि 1192 में मोहम्मद गौरी ने चौहान को मौत के घाट उतार दिया था। और ये मुस्लिम इतिहास में एक बहुत बड़ी इवेंट के तहत इसको देखा जाता है। और जो मोहम्मद गौरी है, देखो महमूद ऑफ गजनी जो था
उसने सिर्फ लूटा। लेकिन जो मोहम्मद गौरी है, इसने क्या किया, मुस्लिम डायनेस्टी को भारत में कहीं ना कहीं स्टैब्लिश कर दिया। आने वाले चैप्टर्स में आप देखेंगे कि ये मोहम्मद गौरी के आगे जो भी डायनेस्टीज हुई वो इन्हीं से प्रभावित होकर, यानी कि मुस्लिम्स का जो डायनेस्टी स्टार्ट हुई एक के बाद भारत में, वो इन्हीं के बाद से शुरू हुई। वो हम अगले पार्ट में इसको समझेंगे, जिसमें आपने खलजी, पद्मावत आपने मूवी देखी है ना, तो इनके बाद जो आई थी वो दास वंश था, यानी स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद खलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। बहुत इंटरेस्टिंग है, यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे दिल्ली पर कब कब किस किसने अपना कब्जा रखा है। तो आपने देखा चाहमनास चौहान, इनका एरिया मैंने थोड़ा सा, क्योंकि अभी आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, वी विल लर्न इट इजीली। लेकिन जो आपको याद रखना है, इनका जो एरिया था दिल्ली से अजमेर तक, यानी मोटा मोटा आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। पृथ्वीराज जो सबसे फेमस थे 1168 से 1192, ही डिफीटेड अफगान रूलर। ये भी कहाँ के थे, अफगान के, राइट। और महमूद ऑफ गजनी कहाँ के थे, अफगान के। सुल्तान मोहम्मद गौरी इन 1191, बट लॉस्ट नेक्स्ट ईयर इन 1992। बैटल ऑफ तराइन, तराइन का युद्ध इसको बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने एक चीज देखी कि हमने जो मेन चीजें थी, यानी कि हमने चाओमनास के बारे में देख लिया अभी, है ना। हमने देखा जो हमारी ट्रिपाटाइट थी उसमें राष्ट्रकूटा था, पालास था और गुर्जरा प्रत्याहारा। लेकिन चोलास के बारे में हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। तो अब जो आपकी आने वाली वीडियो है, हम उसमें हम चोलास के बारे में हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, एंड यू विल एंजॉय दिस सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें या मुझे कॉल करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।